everybody. आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्ट्री का। इकोनॉमिक्स के जो पार्ट हैं बचे हुए हैं वो करंट अपडेटेड डाटा के साथ कराऊंगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए एक पर्सन थे कि ओ ये इंडियन सिविल सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर थे। इस समय डफरिन वायसरॉय था, वायसरॉय बनकर आया था। डफ 1884 की बात। ने डफरिन से डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद ये हुआ कि जो इंडिया में जो एजिटेशंस हो रहे हैं, जो मूवमेंट्स हो रही हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कोई सेफ्टी वॉल्व तैयार किया जाए। सेफ्टी वॉल्व का मतलब है प्रेशर कुकर, समझिए। और इसके ऊपर एक सीटी लगी होती है। जब भी यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सीटी है जो प्रेशर को रिलीज कर देगी, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट नहीं हो पाए। मतलब ऐसा कुछ आइडिया कंसेप्ट प्रेशर कुकर की तरह फॉलो किया जाए कि ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कहीं ना कहीं से रिलीज होता रहे। तो इन्होंने प्लान किया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए जिसमें इंडिया के एजुकेटेड लोग इसमें शामिल हो जाएं और ये लोग अपनी बात कह पाए, तो उनको ये लगेगा कि हाँ हमने अपनी बात कह दी है। इससे क्या होगा कि एक इंसान का होता है ना कि मन के अंदर भरा रहता है, वो निकल जाए तो फिर वो कूल हो जाता है। इस तरह करके सेफ्टी वॉल्व का कंसेप्ट इन्होंने फॉलो किया और ए ह्यूम ने 1884 को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन डफरिन ने सपोर्ट किया और नेक्स्ट ईयर, अगले साल 28 दिसंबर 1885 को ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक्चुअल में इंडियन नेशनल यूनियन का ही नाम चेंज किया गया था और ये दादा भाई नौरोजी, उनके कहने पर यूनियन की जगह कांग्रेस वर्ड यूज किया गया। कांग्रेस वर्ड है जो कहां से लिया गया है, अमेरिका से। तो अमेरिका की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, कांग्रेस। और कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। क्लियर है। तो अब कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो किस बेसिस पर हुआ था, इंडियन नेशनल यूनियन के बेसिस पर हुआ और उसे क्या बना दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो वो बना 28 दिसंबर 1885। अब इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस थी वो होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैला हुआ। अब प्लेग की वजह से यहां से पुणे से इसे शिफ्ट किया गया बॉम्बे। और बॉम्बे में एक कॉलेज है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और यहां पर इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ। और पहला कॉन्फ्रेंस हुआ तो
इसके जो हेड बनाए गए थे, जो इसके यूँ कहूँ कि अध्यक्ष, अच्छा इसके एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, एओयूम हैं जो इसके सेक्रेटरी बने। और ऐसा ये 1885 टू 1906 तक बने रहे। बाद में इनकी डेथ हो जाती है 1912 में, और 1912 में एओयूम को फादर ऑफ कांग्रेस डिक्लेयर कर दिया जाता है, फादर ऑफ कांग्रेस। अब इसके पहले जो लीडर बनते हैं, मतलब प्रेसिडेंट बनते हैं, वो होते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब हम सीक्वेंस के साथ ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेशन था और उस सेशन की क्या खास बात थी, या वो उसमें जिस प्लेस पर वो हुआ प्लेस इंपॉर्टेंट था, या प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट था, या वहां का कोई एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी, तो फर्स्ट लेडी उसकी प्रेसिडेंट रही थी या सेकंड लेडी रही थी, या जो भी उसके फीचर्स थे खास खास वो। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों का एक प्लान था, और उस प्लान का मतलब था सेफ्टी वॉल का कंसेप्ट। इस प्लान में कौन कौन शामिल था? एवो ह्यूम, जो आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो मिले लॉर्ड डफरिन के साथ, और लॉर्ड डफरिन से बात करने के बाद में इन्होंने डेवलप किया था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन को ही दादा भाई नौरोजी के कहने पर यूनियन वर्ड को चेंज करके कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस यूएसए से लिया गया है, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, और इसे बना दिया गया। तो कब बनाया? 28 दिसंबर 1885। खास बात, पुणे में इसका पहला कॉन्फ्रेंस होना था, पुणे में नहीं हुआ, बल्कि कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। पुणे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां प्लेग फैला हुआ था। और इसका पहला जो कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में हुआ वो कौन सी जगह था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। इसके प्रेसिडेंट पहले कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। और यहां पर खास बात थी कि सिर्फ 72 पीपलों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, मतलब केवल 72 लोग इसमें शामिल थे, और वो भी सारे ज्यादातर एडवोकेट्स टाइप के लोग थे, हाईली एजुकेटेड लोग थे, वो इसमें शामिल। धीरे धीरे ये वाकई में ग्रुप ऑफ पीपल हो गया था। यहां तक हम लिखें? यहां तक कोई डाउट है तो बताएं, फिर इसके हम सेशन पढ़ेंगे। हेडिंग डालें, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन लिखें, इट वाज अ प्लान टू रिमूव द अनरेस्ट to remove the unrest from the Indians and use the Congress as a safety valve. Retired ICS officer, retired Indian Civil Services officer, या retired officer of Indian Civil Services, met to Lord Dufferin, met to Viceroy Lord Dufferin, and implemented the plan. And implemented the plan. Next point. In 1884,
AOU formed or established Indian National Union. Indian National Union. अब हेडिंग लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन द सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, ऑन द सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, इंडियन नेशनल यूनियन converted to Indian National Congress. The word Congress is adopted, taken from the USA, which means the group of people, which means the group of people अब देखिए थोड़ा पॉइंट वाइज इस तरह से लिखिएगा। फर्स्ट, अब हम INC की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिश्ड ऑन ऑब्लिक, एस्टेब्लिश्ड ऑन ऑब्लिक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, 28 December 1885. The next place गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे, and mention in bracket it was held in या इस तरह से लिखिए, it was decided to organize it in Pune but due to plague disease it was shifted to Bombay. Then president व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। Then members participated only 72,
members participated only 72. अभी एओयूम का जो बाकी पार्ट है हम इसे यहीं छोड़ेंगे और 1912 वाले जब सेशन करेंगे तो वहां हम इसे लिखेंगे। अब आगे हम देखें, देखिए हम सेशन लिखते चले, शुरुआत के 4 से 5 सेशन हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट सेशन हमने देखा कहां पर हो रहा है, बॉम्बे, समझ लीजिए पहले फिर देखिए लिखिए। और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके बनाए गए हैं और ये फर्स्ट हो रहा है 1885 को। अब सेकंड जो होता है वो 1886 को होता है और सेकंड होता है कैलकाटा। कैलकाटा में होता है, अब पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं और उसके बाद में बनते हैं दादा भाई नौरोजी। उसके बाद कौन बनते हैं, दादा भाई नौरोजी। थर्ड देखें हम तो 1887 में होता है और ये होता है मद्रास, जो आजकल चेन्नई वाला पार्ट है, ये मद्रास होता है। और मद्रास में यहां पर होता है अकबरुद्दीन तैयबजी। उसके बाद फोर्थ की हम बात करें तो 1888 में होता है और ये होता है बॉम्बे में, इलाहाबाद, बॉम्बे में वापस पांचवा होगा, इलाहाबाद होता है। और यहां पर जॉर्ज यूल बनते हैं। देन उसके बाद में फिफ्थ होता है 1889 में और ये फिर वापस बॉम्बे में होता है और यहां पर होते हैं विलियम बैडरबर्न। अब इनको सीक्वेंस के साथ याद रखना है और इनकी खासियत बताते हैं। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब ये होते हैं फर्स्ट, दादा भाई नौरोजी कौन सी कम्युनिटी से थे, इनको पारसी है ना, तो पारसी पारसी कम्युनिटी के थे। बदरुद्दीन तैयब जी ये होते हैं फर्स्ट मुस्लिम। जॉर्ज यूल फर्स्ट ब्रिटिश या इंग्लिश। बाद में विलियम बैडरबर्न बनते हैं और विलियम बैडरबर्न है, ये इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी इसकी, ए ओ यूम की। तो याद रखिएगा ए ओ यूम की बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी, बैडरबर्न ने, विलियम बैडरबर्न ने, जो फिफ्थ सेशन के थे, प्रेसिडेंट थे। यहां देखिए, यहां पर जब सेकंड कलकत्ता में हुई थी तो उस समय भारत की कैपिटल कहां थी, इंडिया की कैपिटल कलकत्ता ही थी। तो यहां पर जो डफरिन थे उन्होंने गार्डन पार्टी दी, मतलब वो खुश थे कि जो उनका प्लान था वो एक्टिव हो गया, वो खुश थे कि वो प्लान एक्टिव हो गया। लेकिन जैसे ही ये फोर्थ कंडीशन आई, यहां आते आते वो नाराज हो गए और इसके बारे में नेगेटिव कमेंट आने लगे थे और इसी वजह से अंग्रेज को इसका प्रेसिडेंट बनाया ताकि तुरंत ये अगेंस्ट ना हो जाएं अंग्रेज इसके। मतलब इन्होंने बनाया तो था सेफ्टी वॉल की तरह पर, लेकिन ये डिमांड अपनी करने लगे थे तो अंग्रेजों को एक अगेंस्ट हो गई थी ये संस्था।
तो इसलिए जानबूझकर एक अंग्रेज को बनाया गया। सीक्वेंस, पहला बॉम्बे, सेकंड कलकत्ता, थर्ड मद्रास। तो तीनों प्रेसिडेंसी कवर हो गई, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। फोर्थ होता है इलाहाबाद, फिर फिफ्थ वापस बॉम्बे हो जाता है। जब इलाहाबाद में जब ये हो रहा होता है तो अंग्रेज चाहते ही नहीं है कि ये हो, तो वहां पर दरभंगा के जो राजा थे उन्होंने जहां पर ऑर्गेनाइज होना था उसे परचेज करके कांग्रेस को दे दिया था। तो मतलब एक इंडियन ने सपोर्ट किया था तब ये हो पाया था, अदरवाइज हो ही नहीं पाता ये फैशन है जो। तो क्लियर हो गया। फर्स्ट व्योमेश चंद्र बनर्जी, सेकंड दादा भाई नौरोजी, थर्ड बदरुद्दीन तैयब जी, फोर्थ जॉर्ज यूल और फिफ्थ विलियम बैडरबर्न। यहां किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट पारसी कौन था, फर्स्ट मुस्लिम कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट ब्रिटिश या फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था, ए ह्यूम का बायोग्राफी किसने लिखी? क्लियर है? लिखें अब सेशन, एक तरफ लिख लें ईयर, ईयर, देन प्लेस, देन प्रेसिडेंट एंड देन कमेंट, या कमेंट इसके नीचे लिखा देंगे। फर्स्ट लिखे 1885 बॉम्बे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सेकंड 1886 कैलकाटा, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट। सेकंड कमेंट लिखें इसी में, वायसरॉय लॉर्ड डफरिन, वायसरॉय लॉर्ड डफरिन organized a party for the members of Congress. Then third, 1887, place Madras, President Badruddin Tayyab ji, first Muslim president. यही कमेंट लिखे सेकंड, लॉर्ड डफरिन क्रिटिसाइज द कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन क्रिटिसाइज द कांग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखें, कांग्रेस अपील टू पब्लिक, कांग्रेस अपील टू पब्लिक टू ज्वाइन इट। मतलब अभी तक सारे यहां अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, धीरे धीरे पब्लिक के लिए अनाउंस किया गया कि पब्लिक भी इसे ज्वाइन करे। तो वो कब हुआ था? थर्ड पार्ट में।
Then fourth, 188 1888, Allahabad, Allahabad, President George Yule, comment, first Englishman president, the first English president. Next, 1889, Bombay, of William Wedderburn, यहां कमेंट लिखें, फर्स्ट टाइम वुमेन participated in Congress, first time women participated in Congress, and second comment, William Wedderburn was the writer of biography of A.O. Hume. अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1890 1890 को ये फिर कैलकाटा में होता है, मतलब वही सीक्वेंस रिपीट होता है, और यहां पर फिरोज शाह मेहता, अब यहां फिरोज शाह मेहता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो कैलकाटा कॉलेज है उसकी फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी थी कादम्बिनी गांगुली। और कादम्बिनी गांगुली ने को एड्रेस किया था, स्पीच दी थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सबसे पहला तो इंडिया में कलकत्ता कॉलेज की फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। और कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस सेशन को एड्रेस किया था? तो 1890 इस सेशन को एड्रेस किया था, जो कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। लिखें 1890 session held in Calcutta. President फिरोज शाह मेहता, कमेंट लिखें। Session was addressed by the Kadambini Ganguly. Session was addressed by the Kadambini Ganguly, who was the first women graduate, the first graduate women of Calcutta University. Calcutta University. अब नेक्स्ट देखिए,
इंपॉर्टेंट आता है 1896 का। 1896 का फिर कलकत्ता होता है और इसके प्रेसिडेंट होते हैं रहीमतुल्ला सयानी। और यहां खास बात एक चीज होती है कि पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया जाता है। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। और कौन सी पुस्तक थी, कौन सी बुक थी? आनंद मठ। और ये बाद में क्या बना इंडिया का नेशनल सॉन्ग। क्लियर है? लिखें 1896 कैलकाटा सेशन, प्रेसिडेंट रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसमें कमेंट। वंदे मातरम song used by the Congress, used by the Congress, ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिएगा, इट इज रिटन इन आनंद मठ बुक बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। Now it is the national song of India. अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद आता है 1905 1905 का। ये वाराणसी में होता है। वाराणसी या बनारस एक ही बात है। तो यहां पर प्रेसिडेंट होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी। और इनको एक टाइटल दिया गया लीडर ऑफ अपोजिशन का। ये बहुत पूछा जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का टाइटल किसे दिया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। लिखें 1905 वाराणसी ऑब्लिक बनारस एक ही बात है। डैश प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले। कमेंट में 2 कमेंट लिखिए गोपाल कृष्ण गोखले को एरो लगाते हुए। ही वॉज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी। A second point, the title of leader of opposition, leader of opposition was granted or given by the Congress कलकत्ता 1906 में होता है। और यहां फिर दादा भाई नौरोजी आते हैं।
और दादा भाई नौरोजी के टाइम में यहां पर स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस, तो पहली बार 1906 में कलकत्ता जो अधिवेशन था जिसमें दादा भाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट थे, स्वराज वर्ड इस्तेमाल किया गया था, ये बहुत पूछा जाता है। 1906 कलकत्ता, प्रेसिडेंट वाज दादा भाई नौरोजी, एंड फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड was used। अब यहाँ एक चीज देखिएगा कि स्वराज का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं है। स्वराज का मतलब पूरी तरह से आजादी नहीं था, उस समय मकसद ये था कि उनके अंडर में रहकर ही काम किया जाए। तो एओ ह्यूम का भी कंसेप्ट यही था कि जैसे आयरलैंड में होम रूल चल रहा है, मतलब होम रूल का मतलब है आयरलैंड के लोग ये मानते थे कि अंग्रेज तो यहाँ शासन करें लेकिन हमें फ्रीडम दें, हमें फ्रीडम दें और अंग्रेजों के अंडर ही हम सरवाइव करें। तो वो चाहते थे कि इसी तरह का कंसेप्ट इंडिया में अडॉप्ट हो जाए और इंडियंस भी अंग्रेजों को तो अपना लीडर मान लें और उन्हीं के अंडर थोड़ी फ्रीडम की बात करें। लेकिन ये क्या करते थे, टोटल रिवॉल्यूशन की बात करने लगे थे आगे चल करके। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, देखिए 1907 सूरत, सूरत अधिवेशन होता है और इसमें, इसे पहले समझ लीजिएगा फिर उतारिएगा, राज बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, रास बिहारी घोष। ये पहले होना था नागपुर में और नागपुर से शिफ्ट कहां कर दिया गया, सूरत में। सूरत में हुआ और यहां पर स्वराज वर्ड, स्वराज वर्ड है, इसके एलोब्रेशन को लेकर, मतलब स्वराज वर्ड का विजन बताएं कि स्वराज वर्ड का विजन क्या है, इसको लेकर गरम दल और नरम दल दोनों में विभाजन हो गया, दोनों टूट गए। और टूटने के बाद में क्या होता है कि ये दोनों सेशन है जो रद्द हो जाता है। और ये क्या था, 23rd सेशन था, ये भी याद रखना है 23rd सेशन था। और ये रद्द होने के बाद में फिर यही सेशन नेक्स्ट ईयर 1908 में कौन सा सेशन होता है, फिर दोबारा 23rd ही होता है। और ये अब की बार फिर मद्रास में, और मद्रास में होता है और फिर इसके प्रेसिडेंट फिर वही रहते हैं, रास बिहारी घोष। तो कांग्रेस का जो फर्स्ट बाइफर्केशन होता है गरम दल और नरम दल, वो किस में होता है, वो 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है, जो कि पहले कहां होना था, पहले नागपुर होना था, रद्द होता है और रद्द होने के बाद में फिर वो कहां पर होता है, मद्रास में नेक्स्ट ईयर, और फिर प्रेसिडेंट वही रहते हैं। तो 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत पूछा जाता है, लिखें। 1907 सूरत, प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष। फर्स्ट पॉइंट, दिस सेशन was scheduled in Nagpur। This session was scheduled in Nagpur but shifted to Surat, shifted to Surat। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, on the issue of
clarification of Swaraj word. On the issue of clarification of Swaraj word, Congress bifurcated in two parts. एक्सट्रीमिस्ट, आप ब्रैकेट में लिखिएगा गरम दल, एंड मॉडरेट्स, आप ब्रैकेट में लिखिएगा नरम दल. एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. Next point. The session was adjourned and the same 23rd session और 23rd को भी अंडरलाइन कर लीजिए. Held in Madras in 1908. And the president was Ras Bihari Ghosh. अब जो ये मैं कांग्रेस के जो सेशन लिखा रहा हूं, ये याद रखिएगा, अगर कांग्रेस से क्वेश्चन आता है तो इन सेशंस में से क्वेश्चन उठता है. नेक्स्ट 1911. अब ये वो साल है जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई है. जॉर्ज पंचम और रानी मैरी इंडिया आ रहे हैं. अब एक 23वां होता है जो कैलकाटा में होता है, और ये कहता में इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं बिशन नारायण दर. बिशन नारायण दर. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार जन गण मन यहां पर यूज किया गया था, और ये कहां से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर की बुक गीतांजलि. गीतांजलि से लिया गया है, और ये बाद में चलकर क्या बना? इंडिया का नेशनल एंथम. लिखिए 1911 सेशन हेल्ड इन कलकत्ता. प्रेसिडेंट बिशन नारायण दर. बिशन नारायण दर. कांग्रेस used Jan Gan Man which was written by Rabindranath Tagore in Gitanjali book. Gitanjali book. Now Jan Gan Man is our national anthem.
अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखिए, इनको 1913 में लिटरेचर का नोबेल मिला। लिटरेचर का नोबेल मिला 1913 में। और गीतांजलि एकमात्र ऐसी बुक है, या यूं कहूं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे पर्सन हैं जिनके लिखे हुए दो देशों के नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम एक इंडिया का है, जो कौन सा है, जनगण मन। और दूसरा है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश का है आमार सोनार बांग्लो। आमार सोनार बांग्लो। एक ऐसे मात्र दुनिया में ऐसे एक पर्सन है जिनका रिटर्न एडॉप्ट किया गया है दो देश द्वारा, दो नेशन द्वारा। क्या, नेशनल एंथम। नीचे लिखे, इसी में मेंशन करें, रविंद्रनाथ टैगोर was confirmed, Rabindranath Tagore was conferred Nobel of Literature in 1913. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, is the only person, is the only person whose written are adopted by the two nations as national anthem. First India, जनगण मन, and second बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्लो। आमार सोनार बांग्लो। बांग्लादेश का नेशनल एंथम याद हो गया, आमार सोनार बांग्लो। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब आता है 1912। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1912 में डेथ हो गई थी किसकी, एओव्यूम की हो गई थी। ये हुआ था बांकीपुर में। और बांकीपुर में इसके जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सुडोलकर थे। बस यहां ये याद रखना है कि एओव्यूम को फादर ऑफ द कांग्रेस डिक्लेयर किया गया। लिखें, सेशन ऑफ 1912 हेल्ड इन बांकीपुर। अब देखिए यहां पर प्रेसिडेंट का मुधोलकर होते हैं, लेकिन मैं लिखाऊंगा नहीं, छोड़िए, क्योंकि कभी नहीं पूछा गया है। बांकीपुर डैश करके लिखें बस कमेंट में। एओव्यूम was declared as father of Congress. Evoyun declared as father of Congress. अब एओव्यूम को एरो लगाकर लिख लें। He was the secretary of Congress. He was the secretary of Congress from 1885 to 1906.
क्लियर हो गया? 12 में ह्यो ह्यूम को क्या बना दिया गया? फादर ऑफ नेशन बना दिया। अब देखिए 1916 का आता है लखनऊ, और यहां पर अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट होते हैं। यहां पर क्लर्क और एनी बिसेंट, दोनों के एफर्ट की वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग है जो ऑलरेडी 1906 में बना था, ये हम आगे पढ़ेंगे जब। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक मंच पर ले आए थे, किस पर ले आए थे? एक मंच पर, मतलब दोनों साथ हो गए थे। इसके बैक में हिस्ट्री आप समझिए। 1909 का 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है भारत में, या 1909 का इसे एक्ट बोला जाता है, और इसमें पहली बार मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया था। रिजर्वेशन किस चीज में दे दिया गया था? सीट्स का। सीट्स किसकी? लेजिस्लेटिव की। लेजिस्लेटिव सीट्स का रिजर्वेशन दे दिया गया था कि ये सीटें लेजिस्लेटिव रहेंगी, रिजर्व रहेंगी। अब इन सीटों को रिजर्वेशन, यहां जो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको एक बार यहां समझा दूं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1932 में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है, समझौता होता है। इस समझौते से आपको 1909 का समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए इसमें क्या होता है कि इंडिया में जो दलित होते हैं, या यूं कहूं कि जिन्हें शूद्र बोला जाता था, उनके साथ क्या होता था कि भारत में बहुत सारी उनके साथ रोक लगी हुई थी। मतलब आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एजुकेशन नहीं ले सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने इस चीज को एनालिसिस किया। अंग्रेजों ने उनको बताया कि उन्होंने प्लान किया कि अगर हम इनको अपने अंडर में इस सोसाइटी से फ्रीडम दे दें, मतलब ये समझिए एक तरफ तो वो यहाँ के सिस्टम में है और एक तरफ अंग्रेजों का सिस्टम बन जाए, तो यहाँ के सिस्टम में क्या दिया हुआ है कि उन पर पाबंदियां लगी हुई हैं तरह तरह की। अब अंग्रेजों ने प्लान किया कि जहां पर दलित एरिया है उसको एक सर्कल बना दिया और उसके अंदर उनको फ्रीडम दे दिया, आप पढ़ो आराम से, आप कहीं भी मंदिर जा सकते हो, आप ऐसे मंदिर बना सकते हो जिसमें जा सकते हो, आप खुद पढ़ाई कर सकते हो, ये सब चीजें। अब उनको गुलामी में ही आजादी महसूस होगी, क्योंकि यहां उन्हें आजादी नहीं है, यहां उन्हें आजादी महसूस होगी। तो गुलामी में रहते हुए भी इनको आजादी महसूस होगी, तो इनको एरिया रिजर्व कर दो। और एरिया रिजर्व ही उनको कर दिया था, इसीलिए गांधी जी को ये समझ में आ गई थी चाल, तो गांधी जी ने इसलिए भीमराव अंबेडकर से बात करके वो रिजर्वेशन कैंसिल कराया और बोला कि हम कांग्रेस में ही सीट दे देते हैं इनको, दलितों के लिए, फिर रिजर्वेशन कैंसिल हो जाए। सेम कंसेप्ट यहां था मोमडन्स के लिए। तो मोमडन्स को उन्होंने सीट रिजर्व कर दी थी कि उस सीट पर वही कम्युनिटी का पर्सन खड़ा हो सके। अब 1909 में सीट रिजर्व कर दी थी, तो अब यहां पर कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट से ये दोनों एक साथ आ गए, मतलब एक ही मंच शेयर करने लगे कांग्रेस का। और अब ये डिसाइड हो गया, कांग्रेस ने इनका जो रिजर्वेशन था उसे अडॉप्ट कर लिया, और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। तिलक और एनी बेसेंट ने ये मानकर चला था कि फ्यूचर में शायद मुस्लिम लीग है जो कांग्रेस में मर्ज हो जाएगा और जो एक कम्युनिज्म हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो तिलक और एनी बेसेंट ने सोचा अच्छा था, कि फ्यूचर में ये गलत साबित हुआ। यहां एक पर्सन ऐसे थे जिन्होंने इसका बहुत भारी विरोध किया था, मदन मोहन मालवीय। ये बहुत पूछा जाता है। महामना भी बोला जाता है इन्हें, महामना, मदन मोहन मालवीय, ये टाइटल इनको दिया गया था महामना। तो 1916 1916 के सेशन को समझिए, लखनऊ में हुआ।
अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे। यहां पर तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मंच पर आ गए थे। बस दूसरी खास बात यहां पर, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे, यानी नरम दल और गरम दल, वो भी एक ही मंच पर आ गए थे। या यूं कहूं कि 1916 का सेशन एक कंप्लीट सेशन था। इसमें गरम दल और नरम दल जो 1907 में अलग हुए थे वो आ गए, और 1906 में बनी हुई मुस्लिम लीग भी साथ आ गई थी। तो 19 और 6 और 7 में जो दो इंसिडेंट थे, मुस्लिम लीग और गरम दल नरम दल का अलग होना, वो सब एक ही मंच पर थे। किसके एफर्ट से थे? तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट से। यहां पर कांग्रेस ने 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म में जो रिजर्वेशन दिया गया था मुस्लिम्स को, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, जो कि फ्यूचर में कांग्रेस की एक मिस्टेक, ब्लंडर हुआ। और इसका विरोध किया था महामना मदन मोहन मालवीय। अब यहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन बोला, एक नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये सेशन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें किसी का कोई डाउट? लिखें। 1916 session held in Lucknow and president was Ambika Charan Majumdar. अब इसमें कमेंट लिखें। With the efforts of Bal Gangadhar Tilak and Anne Besant, with the efforts of Bal Gangadhar Tilak and Anne Besant, extremists and moderates, extremists and moderates join the session and Muslim League also joined the Congress session in which Congress accept the reservation of legislative seats, accept the reservation of legislative seats given to the Muslims by the Marley Minto reform of 1909, by the Marley Minto reform of 1909। अब ब्रैकेट में लिखिए, लेटर ऑन it was proved a blunder of Congress. Later on, it was proved
अ ब्लंडर ऑफ कांग्रेस। यही नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मदन मोहन मालवीय opposed this acceptance। मदन मोहन मालवीय opposed this acceptance। और मदन मोहन मालवीय जहां लिखा है वहां एरो लगाकर लिख लीजिए टाइटल महामना। मदन मोहन मालवीय का टाइटल क्या था? महामना। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तिलक स्टेटेड और इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए फ्रीडम इज माई बर्थ रिक्वेस्ट। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आई शैल हैव इट। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और डैश करके लिखें इट बिकेम द स्लोगन ऑफ तिलक। नेक्स्ट पॉइंट लिखें मुस्लिम लीग which joined the platform of Congress later on separated in 1924 अब देखिए आपको यहां एक सीक्वेंस क्लियर होता चलेगा कि 1907 में जो गरम दल और नरम दल थे वो अलग होते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग बनता है। ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। अब मुस्लिम लीग के सेशन अलग से नहीं हो पाते। अब मुस्लिम लीग है जो 1916 से कांग्रेस के साथ चलता है और 1924 में फिर से अलग हो जाता है। तो 1924 में अब जब 1924 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां गांधी जी बनते हैं उसके प्रेसिडेंट। तो जब गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं तब बल्कि कांग्रेस जो उससे अलग हो जाता है। यहां हमने चीज देखी कि तिलक ने स्टेटमेंट अपना कब दिया था? लखनऊ कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था अपना स्टेटमेंट। तिलक का स्टेटमेंट क्या था वो हमने पढ़ लिया, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। और उसके अलावा विरोध किसने किया था? महामना ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसके एफर्ट से ये मुस्लिम और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे? तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट से। मुस्लिम लीग का पर्पस क्या था कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले हमारा रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन किस एक्ट में दिया गया था, कौन से रिफॉर्म में दिया गया था? 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। यहां तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़े हम। अब देखिए इसके बाद में यहां मैं इन चीजों को एक साथ कराता हूं जो अलग अलग हैं। एक देखिए 1917, उसके बाद 8 जोड़ दीजिए इसमें। 1925 आ जाएगा, फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए और फिर आ जाएगा 1933। 1917 जो सेशन है वो होता है कैलकाटा और यहां पर एनी बेसेंट बनती हैं प्रेसिडेंट।
उसके बाद में 1925 में होता है कानपुर में, और कानपुर में बनती हैं सरोजिनी नायडू। क्लियर है? उसके बाद आता है 1933, और 1933 में वापस होता है कलकत्ता में, और उसके बाद यहां बनती हैं नेली सेनगुप्त प्रेसिडेंट। देखिए, कांग्रेस में 3 लेडी बनी थी प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। 3 लेडी प्रेसिडेंट बनी थी, पहली 1917 में, उसके बाद सेकंड का काउंट करना है तो 8 साल जोड़ दीजिए 1925, और थर्ड की बात करनी है तो 1933, यानी इनके सेशन के बीच में 8-8 साल का गैप। पहला कलकत्ता में होता है, दूसरा कानपुर में होता है, और तीसरा कलकत्ता में होता है। अब पहले में बनती है एनी बेसेंट, तो ये आयरिश महिला थी, आयरिश लेडी थी, जो इंडिया में आकर यहां पर सपोर्ट कर रही थी। बनती है सरोजनी नायडू, ये यूपी की पहली गवर्नर बनती है बाद में। इंडिया को फ्रीडम मिलती है तो 2 लेडी का नाम आता है, एक आता है सुचेता कृपलानी, और एक आता है सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी है जो बनती है गवर्नर, तो इंडिया में पहली लेडी गवर्नर कौन होती है? सुचेता कृपलानी होती है, और जो यूपी की बनती है। और सरोजनी नायडू पहली चीफ मिनिस्टर होती है किसी स्टेट की, और वो भी यूपी की होती है। तो ये दोनों यूपी की बनती है। क्लियर है? अब तीसरी आती है नेली सेनगुप्त। जो नेली सेनगुप्त है, ये ब्रिटिश महिला थी, लेडीज थी, अंग्रेज थी, लेकिन बंगाल के एक व्यक्ति जिनका नाम था यतीन्द्र मोहन चटर्जी, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, उन्हीं का सरनेम है सेनगुप्त, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त थे, उनके साथ इनकी मैरिज हुई थी। ये इंडिया में ही सपोर्ट कर रही थी। तो पहली अंग्रेज महिला अगर कोई बनती है तो उन्हें क्या बोला जाएगा? नेली सेनगुप्त। पहली आयरिश लेडीज, पहली लेडीज, तो वो कौन है? एनी बेसेंट। और अगर हम बात करें कि पहली भारतीय महिला, वो भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। क्लियर हुआ लेडीज के बारे में? तो ऊपर हेडिंग डालें, वीमेन प्रेसिडेंट्स। कोई डाउट है तो बताएं मुझसे। सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी। सरोजनी, हाँ, सरोजनी सरोजनी नायडू से वो थी, गवर्नर थी, और सुचेता कृपलानी सीएम थी। लिखें, वीमेन प्रेसिडेंट्स। फर्स्ट 1917, session held in Calcutta, and President Anna Besant, कमेंट लिखें, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। She was an Irish lady. She was an Irish lady. अब यहां एक चीज और समझिए, ओ व्यूम, उसका कंसेप्ट था होम रूल, और ये कहां पर था? आयरलैंड में। आयरलैंड की ही एनी बेसेंट है, इन्होंने भी आयरलैंड से इंडिया आकर के तक के साथ होम रूल मूवमेंट चलाया था इंडिया में। अब होम रूल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? होम रूल का मूवमेंट का मतलब होता है घर के अंदर का शासन तो हमें दे दीजिए और ओवरऑल कंट्रोल आप कीजिए।
मतलब हम अंग्रेजों से फ्रीडम नहीं चाहते हैं, हम अंग्रेजों के अंडर रहकर ही अपना शासन चलाना चाहते हैं। ये होम रूल का कंसेप्ट। तो जो होम रूल का कंसेप्ट आयरलैंड से था, तो उसका प्लान था कि इसी तरह से लिया जाएगा। ऐसे ही बेनिफिसेंट ने आकर यहाँ पर जो होम रूल मूवमेंट चलाया था, जब हम होम रूल मूवमेंट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो आयरलैंड का कंसेप्ट है। नेक्स्ट लिखें 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू। यहां कमेंट लिखें। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सेकंड वुमेन एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सेकंड पॉइंट लिखें इसी में। आफ्टर फ्रीडम she became the first woman governor of any state that was या that is यूपी, उत्तर प्रदेश। अब यहीं एक कमेंट और लिखे कि 1925 का जो सेशन था उसमें एक खास बात और थी कि यहां पर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज एडॉप्ट कर लिया था कांग्रेस ने। लिखें हिंदी वॉज एज एडॉप्टेड एज national language by the Congress in this session. Hindi was adopted as national language by the Congress in this session. अब नेक्स्ट लिखें 1933। अब जहां आप ये सेशन लिख रहे हैं वहां कहीं इस तरह से मेंशन कर लीजिएगा +8 ईयर, फिर +8 ईयर, मतलब कहीं भी लिखिएगा मेंशन कर लीजिएगा 8 ईयर ताकि याद रहे। नेक्स्ट सेशन 1933 held in Calcutta and President Nelly सेनगुप्त। कमेंट लिखें शी वॉज द थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट इंग्लिश वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट इंग्लिश वुमेन प्रेसिडेंट। अच्छा आप बताएं कि फर्स्ट इंग्लिश मैन प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का? ठीक। अब यहां एक कमेंट और लिखें शी वॉज द वाइफ ऑफ यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। शी वॉज द वाइफ ऑफ यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। अब आप एक चीज ध्यान ध्यान दीजिए 1916 का प्रेसिडेंट था
अंबिका चरण मजूमदार। 1970 में, देखिए 1916 में एफर्ट किसने किया था? एक तिलक ने किया था और एक एनी बेसेंट ने किया था। इसलिए एनी बेसेंट को बनाया गया 1917 में। उसके बाद 1918 आता है। अब 1916 के इसमें तीन लोगों का नाम हमने पढ़ा। एक पढ़ा एनी बेसेंट का, एक पढ़ा तिलक का जिन्होंने एफर्ट किया था, और तीसरा नाम हमने पढ़ा था मदन मोहन मालवीय का जिन्होंने अपोज किया था, विरोध किया था। तो एनी बेसेंट को तो बना दिया 1917 में। अब 1918 में नंबर था तिलक का, लेकिन तिलक को बनाया गया, लेकिन तिलक है जो लंदन गए हुए थे। लंदन क्यों गए थे? कि एक पर्सन थे वैलेंटाइन सिरोल, जो कि लंदन टाइम्स नाम से न्यूज़पेपर आता था, उसके एडिटर थे। उन्होंने अपनी बुक में, अपने एडिटर में, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को बोल दिया था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वॉज कॉल्ड बाय वैलेंटाइन सिरोल whom? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? लंदन में वैलेंटाइन सिरोल पर केस कर दिया। उस मुकदमे की गवपेशी के लिए वो लंदन चले गए। तो इनकी जगह, बाल गंगाधर तिलक की जगह से बनाया गया महामना को, यानी मदन मोहन और मालवीय, इनको बनाया गया। तो ये याद रह जाएगा सीक्वेंस। 16 में तीन लोगों ने एफर्ट किया था, मतलब तीन लोगों का नाम आता है, तो 17 में लेडी को बना दिया गया। 18 में दूसरे को बनाना था, लेकिन दूसरे चले गए किस केस में? उसके बाद किसको बनाया? थर्ड पर्सन को बनाया, यानी मदन मोहन मालवीय को बनाया। तो लिखें 1918। एक चीज बताइए, वो किसने बोला था उनको? वैलेंटाइन सिरोल ने, जो इंडियन अनरेस्ट का जो फादर है, वो इसको बाल गंगाधर तिलक को बोला था। अब इन दोनों में एक चीज का फर्क देखिएगा, उसका स्टेटमेंट का। जो दयानंद सरस्वती है, उसको बोला गया था, मॉडर्न एरा जो हम काउंट करते हैं, दयानंद सरस्वती ने कब बनाया था? 1875 में। आर्य समाज, ये वो एरा था जो रिफॉर्म का था, सोशल रिफॉर्म का था। और ये जो एरा है तिलक वाला, वो है एजिटेशंस का। तो दोनों में डिफरेंस है। इनको जो बोला गया था वो सोशल रिफॉर्म के सेक्ट पर बोला गया था। इंडिया में सोशल रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो अनरेस्ट फादर कौन है? वो है दयानंद सरस्वती। और अगर हम बात करें एजिटेशंस वाला जो पार्ट हो गया है, एक्सट्रीमिस्ट जहां पर आ गए हैं, तो उनका पार्ट है, तो उसके लिए तिलक को बोला गया था। तो इसलिए तिलक ने उन पर मुकदमा कर दिया। दोनों ही स्टेटमेंट वैलिड हैं। यहां लिखा दूंगा चाहे मैं, एक्सट्रीमिस्ट वाला पार्ट। तो गरम दल का नेता भी तिलक को बोला गया है। तो लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक उसमें शामिल होते हैं। फिर है, लिखिए 1918 बाल गंगाधर तिलक, सॉरी 1918, ये सेशन दिल्ली में हुआ था, हेल्ड इन दिल्ली, एंड प्रेसिडेंट महामना मदन मोहन मालवीय। प्रेसिडेंट महामना मदन मोहन मालवीय। यहां कमेंट लिखें।
बाल गंगाधर तिलक was chosen for the president of this session but he went to London for the Valentine Sirol case. For the Valentine Sirol case. यहीं पर एक, अब वैलेंटाइन्स रोल को एरो लगाकर लिख लीजिए, हम इसके बारे में लिख लेते हैं. He was the editor of London Times. He was the editor of London Times. Who called the father of Indian unrest to Bal Gangadhar Tilak. During the era of extremists. During the era of extremists. यहीं पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सरस्वती वाला पार्ट. ही कॉल्ड द फादर ऑफ अनरेस्ट टू दयानंद सरस्वती फॉर द एरा ऑफ सोशल रिफॉर्म्स. अब देखिए यहां पर हम दो सेशन लेकर चलते हैं. एक लेते हैं सितंबर 92, लाला लाजपत राय. पहले समझ लीजिएगा फिर उतारिएगा. लाला लाजपत राय जो कि कलकत्ता में होता है, और दूसरा दिसंबर 1920 जो कि नागपुर में होता है, और इसके होते हैं वीर राघवाचारी. यहां इस सेशन को समझिए, जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें वहां भी काम आएंगी. देखिए 1920 में क्या चल रहा था. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसके लिए जो प्रपोजल लाया गया था वो प्रपोजल इसमें एक्सेप्ट किया गया था और उससे पास कर दिया गया था इसमें. अब ध्यान रखिएगा कि इसका जो सेशन होता था वो दिसंबर में ही होता था, लेकिन अगर दिसंबर से पहले कोई सेशन होता था तो उसे स्पेशल सेशन बोला जाता. और इस तरह करके स्पेशल सेशन भी कभी कभी होते थे, जैसा हम 1923 का भी पढ़ने वाले हैं आगे. तो अब ये समझिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए इनिशिएट करना था प्रोसेस, तो उसके लिए एक स्पेशल सेशन हेल्ड हुआ जो लाला लाजपत राय की प्रेसिडेंसी में हुआ, और वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रपोजल को यानी बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया और उससे फिर पास कर दिया गया था. रेगुलर जो कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें नागपुर में हुआ,
और नागपुर में उसके प्रेसिडेंट थे वीर राघवाचारी। ये चीज क्लियर हुई? लिखें स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन सितंबर 1920, डैश करके लिखे कैलकाटा, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, डैश करके मेंशन करें द बिल ऑब्लिक प्रपोजल, द बिल ऑब्लिक प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was accepted, और accepted को अंडरलाइन कर लीजिए। अब नेक्स्ट लिखें दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 हेल्ड इन नागपुर, और नागपुर को अंडरलाइन कर लीजिएगा, नागपुर सेशन के नाम से जाना जाता है। नागपुर, प्रेसिडेंट वीर राघवाचारी, प्रेसिडेंट वीर राघवाचारी, डैश करके लिखें द बिल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट which was accepted in special session, which was accepted in special session passed in this session, passed in this session। अब क्लियर हो गया 1920 का। अब देखिए हम आते हैं 1923 पर। हाँ, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कई तरह के आने की संभावना होती है, इसमें से मतलब टॉपिक्स को हिट करता है ये। 1920 में एक स्पेशल सेशन होता है दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में। और यहां पर इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट होते हैं। उनकी एज उस समय होती है 35 ईयर्स। पूछा जाता है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस अबुल कलाम आजाद व्हेन in 1923 during the special session held in Delhi। अब यहां पर आगे मैं पढ़ाऊंगा, उसको मैं यही लिखा दूंगा साथ के साथ ही, चाहे इसको आगे भी लिखा दूंगा, एक साथ कर लेंगे हम। 1940 में एक सेशन होता है रामगढ़ में। अब ये रामगढ़ है जो हजारीबाग झारखंड में है। तो रामगढ़ में एक सेशन होता है और वहां पर अबुल कलाम आजाद ही प्रेसिडेंट बनते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। कांग्रेस है जो अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करती है, तो कांग्रेस को लीगल अनाउंस कर दिया जाता है। और 1945 तक कोई सेशन ही नहीं हो पाता है। तो इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन इसी समय चलता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी यही रहते हैं, वर्ल्ड वॉर के टाइम भी यही रहते हैं, तो और सबसे लंबे समय तक रहते हैं। तो लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ ए प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद
ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर अबुल कलाम आजाद। यंगेस्ट प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद। और दूसरी बात, एक 11 नवंबर को इनका बर्थडे होता है और इस बर्थडे को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। ध्यान रखिएगा, एक होता है नेशनल टीचर्स डे। टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को होता है और नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को होता है, क्योंकि ये आजादी के बाद भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। और यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस भारत का विभाजन नहीं चाहते थे और ये भारत में ही रहे, पाकिस्तान में नहीं गए थे। तो क्लियर हुआ अबुल कलाम आजाद के बारे में। सबसे कम एज में यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे थे, बने थे स्पेशल सेशन में 1923 दिल्ली में हेल्ड हुआ था। और सबसे लंबे समय तक रहे थे 1942 1945, यूं कहूं कि 46 तक भी रहे थे, क्योंकि 46 में जाकर अगला सेशन हो पाया था। 1946 तक ही ये बने रहे थे। जो कहां सेशन हुआ था, रामगढ़ में, जो कहां पर है, हजारीबाग झारखंड में है। तो सबसे लंबे टाइम तक रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ये रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर बने भारत में बाद में, और इन्हीं के बर्थ को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। लिखें, लिखिए स्पेशल सेशन 1923, स्पेशल सेशन 1923 held in Delhi, प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट इसमें कमेंट लिखें, ही वॉज द फर्स्ट या ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 35। यही एक कमेंट लिख लीजिए, we read it in later session of 1940, we read it या we will read in later session of 1940। तो अब ये बाकी जो स्टेटमेंट है हम वो 1940 में लिखेंगे ताकि सीक्वेंस बना रहे। झेलने की कैपेसिटी बची हुई है अभी, बस एक छोटा सा पार्ट करा देता हूं। 1924, देखिए 1924 का बेलगांव में हुआ था सेशन, और यहां पर गांधी जी, उनको इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो सिर्फ एक सिंगल सेशन है जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, और यहां पर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग बाइफरकेटेड हो गए थे, यानी अलग अलग हो गए थे। लिख ले बस इसे, 1924 बेलगाम, और ये एक्चुअल में कर्नाटक में है, ब्रैकेट में लिख। और हाँ, एक गांव सुन करके गांव मत समझ लीजिएगा, ये गांव नहीं है, कर्नाटका में है। प्रेसिडेंट महात्मा गांधी, डैश कमेंट लिखें, गांधी जी became president of Congress only in this session,
became president of Congress only in this session. Next second comment. Muslim League separated from the Congress. और यहीं ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिएगा इन 1916 दे ज्वाइन सेम प्लेटफॉर्म। तो यहां याद रह जाएगा कि 16 में इन्होंने ज्वाइन किया था और 24 में ये अलग हो गए थे। आज की क्लास में कोई डाउट? ये ब्रैकेट में लिखा ना दिस, जब मैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में लिखा रहा हूँ कि 1924 में कांग्रेस है वो सेपरेट हो गया था, तो ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ हिंट देने के लिए। इन 1916 दे ज्वाइन द सेम प्लेटफॉर्म। ये ऑलरेडी मैं 1916 के सेशन में लिखा चुका हूं, है ना, बस यहाँ हिंट दिया है। एनी डाउट? क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।